एक ऐसी कंपनी जो इंडिया का 58% कोल सप्लाई करती है और इस कंपनी के बिना स्टील इंडस्ट्री चल नहीं सकती। इस साल के नई शुरुआत के साथ ये पीएसयू कंपनी लेकर आ रही है हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर अपना आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीसीसीएल यानी भारत कुकिंग कोल के आईपीओ के बारे में। कंपनी तो पब्लिक सेक्टर की है। अब सवाल यह आ जाता है इस आईपीओ के अंदर हमारा पैसा बनेगा या फिर नहीं। चलिए पता लगाते इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहाँ पर मिलती है आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की नॉलेज, वो भी आसान शब्दों में। इस आईपीओ को हम पूरे डिटेल में एनालाइज करेंगे। शुरुआत करेंगे कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद हम जानेंगे टाइमलाइंस और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को। उसके बाद हम देखेंगे इसकी जीएमपी और एंड में एक कंक्लूजन करेंगे और उस कंक्लूजन में जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। बीसीसीएल एक कोल माइनिंग कंपनी है। ये कंपनी जमीन के अंदर से कोल निकालती है जो मेनली कुकिंग कोल होता है, और इस कोल का जो मेन यूज होता है वो स्टील की इंडस्ट्री में स्टील बनाने के लिए होता है। और इंडिया में जितनी भी बड़ी स्टील की कंपनी है उस कंपनी के अंदर ये कंपनी कोल को सप्लाई करती है, और सप्लाई करके ही इस कंपनी का जो बड़ा रेवेन्यू है वो इस कंपनी को मिलता है। इसके अलावा भी जो बीसीसीएल कंपनी है वो नॉन कुकिंग कोल प्रोड्यूस करती है जिनका यूज पावर प्लांट और बाकी दूसरे इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। वेल, ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन से। इस आईपीओ की ओपनिंग 9 जनवरी, क्लोजिंग 13 जनवरी और इसकी जो अलॉटमेंट है वो 14 जनवरी को देखने को मिलेगी, और इसकी जो अलॉटमेंट है वो के फिनटेक के साइट पर आएगी। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमें 16 जनवरी को देखने को मिलेगी, यानी 16 जनवरी को इनके शेयर्स के अंदर आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो हमने टाइमलाइन देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 1071 करोड़ का रखा गया है, और ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 21 रुपए से लेकर के 23 रुपए तक का रखा गया है, और इनके एक लॉट के अंदर 600 शेयर्स रहेंगे। वैसे जो इनका प्राइस बैंड है वो इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इनका जो प्राइस बैंड है वो काफी छोटा रखा गया है। इसी के साथ अगर रिटेल कैटेगरी से इनका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 13,800 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। बाकी स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई की डिटेल्स आप ऊपर चेक कर सकते हैं। काफी सारे लोगों को सवाल आता होगा, क्या इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर कोटा रखा गया है? जी हाँ, रखा गया है। अगर आपके पास 1 जनवरी से पहले पहले कोल इंडिया का अगर एक शेयर भी रहेगा तो आप इस कंपनी के अंदर 2 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं, शेयर होल्डिंग कोटा में भी और रिटेल कैटेगरी से भी। वेल, अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इनके फाइनेंशियल से। ये सारे फिगर्स करोड़ के अंदर है। हम मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक का देखेंगे, इससे हमें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा पिछले 1 साल का। तो कंपनी के जो असेट्स हैं वो साल दर साल यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्च 2024 में 14,727 करोड़ के थे, 31 मार्च 2025 तक में 17,283 करोड़, और 30 सितंबर 2025 में इंक्रीज होकर 18,711 करोड़ के हो जाते हैं। इनके जो असेट्स है साल दर साल अच्छे नंबरों से इंक्रीज हुए हैं। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू के बारे में, यानी वो पैसा जो कंपनी के कारोबार से कंपनी के पास आया। मार्च 2024 के अंदर जो इनका रेवेन्यू था वो 14,652 करोड़ का था। मार्च 2025 के अंदर कम होकर हो जाता है 14,401 करोड़ का, और सितंबर के क्वार्टर के अंदर 6,311 करोड़ का रेवेन्यू ऐड हो जाता है। यहाँ पर इनका रेवेन्यू थोड़ा डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2024 में जो इनका प्रॉफिट था वो 1564 करोड़ का था। 2025 में ये थोड़ा कम होकर हो जाता है 1240 करोड़। सितंबर के क्वार्टर के अंदर 123 करोड़ की वैल्यू और ऐड हो जाती है। यहाँ पर प्रॉफिट भी थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की मैं बात करूं तो इस वक्त कंपनी के पास 1006 करोड़ की रिजर्व एंड सरप्लस रखे गए हैं, और इस कंपनी की जो टोटल बोरोइंग्स है वो 1559 करोड़ की देखने को मिल रही है। वेल, ये तो हमने फाइनेंशियल्स चेक कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। कंपनी का जो आरओसी है वो 30.13% का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वो 20.83% का है। प्रॉफिट मार्जिन 8.61% के। देखा जाए इस सेगमेंट की कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़े सही देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ जो कंपनी का पी रेशो है, यानी प्री आईपीओ यानी आईपीओ से पहले 8.64 का देखने को मिल रहा है, लेकिन पोस्ट आईपीओ यानी आईपीओ के बाद 43.23 का हो जाएगा। वेल, ये तो हमने फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल्स को चेक कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं इस आईपीओ की जीएमपी को, यानी इस वक्त इस कंपनी की जो जीएमपी है वो क्या चल रही है। वेल, देखा जाए इस आईपीओ की जो जीएमपी है इस टाइम पर 16 रुपए से ऊपर है, यानी परसेंटेज टर्म्स की मैं बात करूं वो 70% से अपसाइड देखने को मिल रही है। इसके अभी के जीएमपी के हिसाब से हमें पर लॉट पर 9,700 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी मैं अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएमपी पे रिलायबल ना रहे, ये आने वाले टाइम में चेंज हो जाते हैं। वेल, अगर आपको आईपीओ के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और टाइमली जीएमपी के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं डेली जीएमपी को अपडेट करता रहता हूँ। ये बिल्कुल ही फ्री है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हमने सारी चीजों को एनालाइज कर लिया। अब हम
आते हैं अपने मेन कंक्लूजन में, और कंक्लूजन में पता लगाते हैं कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या फिर अवॉइड। इस आईपीओ के कंक्लूजन जानने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही ज्यादा मेहनत से ये आईपीओ के एनालिसिस वाली वीडियो बनाते हैं ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके। बाकी ये चैनल आपके आने वाले टाइम में काफी ज्यादा काम आएगा, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। अगर मैं इस कंपनी की बैलेंस शीट की बात करूं तो पिछले एक साल में यानी 2024 से लेकर के 2025 तक में जो इसका रेवेन्यू है वो चेंज होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1.50% से इसका जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हुआ है। इसी के साथ अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो पिछले एक साल में 20% से डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी कंपनी का ROCE, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, ये तीनों चीजें अच्छी देखने को मिल रही है। और वही अगर हम इसके PE के हिसाब से इसकी वैल्यूएशंस का अंदाजा लगाएं तो वो थोड़ी हाई देखने को मिल रही है। इसी के साथ कंपनी के ऊपर 1559 करोड़ का लोन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके रिजर्व एंड सरप्लस में 1006 करोड़ की अमाउंट रखी गई है। हम कह तो सकते हैं कंपनी के ऊपर लोन है, लेकिन इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस अच्छे हैं, तो इसलिए यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब सवाल ये आ जाता है कि इस आईपीओ के अंदर क्या करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे को इस कंपनी की फाइनेंशियल थोड़ी अनस्टेबल लग रही है, साथ ही में वैल्यूएशन थोड़ी हाई देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी जो जीएमपी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। फिर भी अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म का ना सोच करके शॉर्ट टर्म के लिए सोचे। आईपीओ के दूसरे दिन जीएमपी को चेक करके अप्लाई करने का सोच सकते हैं। बाकी इस साल और जनवरी में काफी सारे बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं। अगर आपको जनवरी के आईपीओ चेक करने हैं तो आप ये वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं, और इसी के साथ जो 2026 के कुछ बड़े आईपीओ होंगे उसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूं ऊपर की 2 वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।